ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस औरत ने अनिका को एक प्राइवेट नंबर से कॉल लगाया था, इसलिए चाहकर भी अनिका उस नंबर पर दोबारा कॉल नहीं लगा सकती थी। अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अगर स्वाति मल्होत्रा सचमुच जिंदा थी तो अब तक वह छिपी हुई क्यों थी? अनिका ने जिंदगी में इतने बड़े पड़ाव अकेले ही पार किए थे। अनिका खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अकेले लड़ रही थी, तब भी स्वाति मल्होत्रा नहीं निकली। अगर स्वाति मल्होत्रा जिंदा थी तो अपनी इकलौती बेटी को बचाने के लिए वह बाहर क्यों नहीं आ रही थी? यह बात अनिका की समझ के बाहर थी। क्या स्वाति मल्होत्रा सच में जिंदा थी या ये अनिका की मां की कोई बहन थी? यह बात भी अनिका यकीन के साथ नहीं कह सकती थी, मगर अनिका को स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से याद थी। वह आवाज अनिका कभी नहीं भूल सकती थी। अनिका महज 2-2.5 साल की थी जब स्वाति मल्होत्रा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। बस वह एक ही रिकॉर्डिंग थी जिसके जरिए अनिका अपनी मां से जुड़ी हुई थी। वह आवाज अनिका कभी नहीं भूल सकती थी। हालांकि अनिका ने रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुनी थी वह सिर्फ किसी 25-26 साल की लड़की की आवाज थी, और आज अनिका ने फोन पर जिस औरत की आवाज सुनी थी वह काफी मैच्योर आवाज थी। मगर फिर भी यह कहा जा सकता था कि तकरीबन दोनों आवाजों में काफी सिमिलरिटीज थी। इस औरत ने कॉल पर वही बात दोहराई थी जो स्वाति मल्होत्रा रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी बेटी को सुनाना चाहती थी। स्वाति मल्होत्रा ने खास तौर पर अनिका से कहा था कि अनिका अपनी काबिलियत दुनिया पर कभी जाहिर नहीं होने देगी, और अगर ऐसा हुआ तो अनिका के दुश्मन अनिका और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते थे। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने के बाद अनिका काफी रिलैक्स्ड मोड में आ गई थी। अनिका ने कभी भी अपनी क्वालिटीज को छुपाने की कोशिश नहीं की थी, चाहे वह डॉक्टर अमृता की काबिलियत हो या अपनी मार्शल आर्ट की ताकत। अब अनिका खुले तौर पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी होने के नाते लोगों के सामने आई थी। डॉक्टर अमृता और अनिका एक ही इंसान के दो रूप थे। यह बात अब पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी थी। रोहित के कहने पर यह बात भी लोगों में फैला दी गई थी कि V16 पावर ड्रग का जो आखिरी डोज बचा था उससे अलेक्जेंडर को बचा लिया गया था। क्रिस्टोफर को हमेशा के लिए अंडरग्राउंड करने के बाद अनिका को इस बात का यकीन हो गया था कि अब दुनिया में खतरनाक से खतरनाक लोग भी यह जान चुके थे कि V16 पावर ड्रग हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, और V16 पावर ड्रग पाने के लिए अब कोई अनिका या उसके परिवार के पीछे नहीं पड़ने वाला था। मगर अचानक से आए उस औरत की फोन कॉल ने अनिका के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या जिसे वह जंग की अंत समझ रही थी वह किसी नई और बड़ी जंग की शुरुआत थी? या यह सारी बातें जब अनिका के दिमाग में आई तो अनिका ने तुरंत रेखा मौसी को कॉल लगा दिया। रेखा मौसी कभी लंदन तो कभी दिल्ली में अप डाउन करती रहती थी। फिलहाल कुछ दिनों से रेखा मौसी एनटीटी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए लंदन गई हुई थी। जैसे ही रेखा मौसी ने अनिका का कॉल रिसीव किया, अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि माँ की मौत कैसे हुई थी? अचानक अनिका ने रेखा मौसी से यह सवाल पूछकर उन्हें चौंका दिया था। रेखा मौसी ने अनिका को बात समझाते हुए कहा, देखो अनिका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक मुझे स्वाति दीदी का वह आखिरी खत मिला तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने पूछताछ करने की कोशिश की तब मुझे यह पता चला कि स्वाति दीदी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था यह बात तो मैं भी नहीं जानती। रेखा मौसी की बात पूरी होने के बाद कुछ देर पर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आप यकीन के साथ यह नहीं कह सकती कि माँ की मौत हो चुकी है? अनिका की बात सुनते ही रेखा मौसी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि क्या कह रही हो तुम? अगर स्वाति दीदी जिंदा होती तो अब तक हम सबसे छुपकर क्यों रहा करती? वह जरूर हमसे मिलने आती। मेरे बारे में बात ना भी की जाए फिर भी स्वाति दीदी तुमसे बेहद प्यार करती थी। इतने सालों तक वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने रेखा मौसी से कहा,
इन सारे सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर मैं आपसे इतना जरूर कह सकती हूँ कि माँ जिंदा है। इस बात को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। रेखा मौसी अनिका की बात सुनते ही दंग रह गई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका गहरी सोच में डूबी हुई वहीं लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ी रही। अनिका बार बार अपने मन में दोनों आवाजों को कंपेयर करने की कोशिश करने लगी। अनिका साफ साफ यह भी नहीं कह सकती थी कि दोनों आवाजें बिल्कुल एक ही औरत की थी, और साफ साफ इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता था कि दोनों आवाजें शायद एक ही औरत की थी। जब अनिका टॉप फ्लोर पर स्पेशल आईसीयू वार्ड में पहुंची, तब अनिका ने देखा कि करण गुलेरिया की स्पेशल सिक्योरिटी की टीम ने हर तरफ सख्त पहरा बिठा रखा था। करण की मर्जी के खिलाफ इस वक्त आईसीयू वार्ड में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अनिका धीरे धीरे आकाश के कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जब अनिका ने दरवाजा खोला तो अनिका ने देखा कि आकाश के बिस्तर के बिल्कुल बगल में करण बैठकर बिना अपनी पलकें झपकाए सिर्फ आकाश को देख रहे थे। करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के जिस्म पर लगी हर चोट को करण खुद महसूस कर रहे थे। अनिका खुद भी जानती थी कि आकाश की चोट काफी दर्दनाक थी। आकाश के जिस्म पर लगी चोट को खुद अनिका भी अपनी आंखों से ऑपरेशन के दौरान देख चुकी थी। अपने भाई के जिस्म पर ऐसी चोटों को देखकर अनिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त करण के दिल पर क्या गुजर रही थी। धीमे कदमों से अनिका करण के बिल्कुल पास पहुंची तो बिना पलके झपकाए और बिना अपनी पलके हिलाए करण ने बिल्कुल धीमी और दबी आवाज में कहा, मैं सब कुछ उनके नाम कर देता। अगर मुझे पता होता कि मैं जो बिजनेस एम्पायर विरासत समझकर अपने बेटे के हवाले कर रहा हूँ वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, तो मैं कभी आकाश को अपना वारिस नहीं बनाता। करण की आवाज और उनके चेहरे की मायूसी देखकर अनिका समझ चुकी थी कि करण अंदर से टूट चुके थे। आकाश के शरीर पर जो जख्म लगे थे उससे कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता था कि आकाश का बचना नामुमकिन था। करण खुद काफी पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, मगर आज अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह इमोशनली टूट चुके थे। अनिका बिल्कुल करण के बगल में आकर बैठ गई। अनिका ने करण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे? इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, करण ने अनिका की ओर देखकर कहा, बेटा इस दुनिया में हर चीज और हर हादसा किसी न किसी बात से जुड़ा होता है। आकाश के एक्सीडेंट की वजह चाहे जो भी हो, उसका एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने वक्त से पहले आकाश पर जो जिम्मेदारियां डाल दी थी जो मुझे निभानी चाहिए थी। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि आकाश को अपना बिजनेस एम्पायर सौंप कर मैं आकाश को उसका अधिकार दे रहा हूँ, मगर मैं यह नहीं जानता था कि आकाश को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। करण की आंखें पूरी तरह से लाल थी, मगर आंखों में आंसू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अनिका जानती थी कि करण गुलेरिया की मानसिक स्थिति काफी कमजोर पड़ चुकी थी। इस वक्त आंखों से आंसू न बहना करण के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में हर एक चीज काफी सोच समझकर और साइंटिफिकली बनाई थी। दुख में आंसू निकलना न सिर्फ शरीर की बल्कि दिमाग की एक बेसिक नेसेसिटी थी। अगर आंसू न निकले तो इमोशनल जख्म नासूर बन सकते थे, जो कभी कभी इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते थे। अनिका ने करण से कहा, चलिए पापा अब कुछ देर आराम कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। करण ने अपने हाथ के इशारे से अनिका को रोकते हुए कहा, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस यहीं अपने बेटे के पास बैठना चाहता हूँ। हो सकता है किसी भी पल वह होश में आ जाए। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आकाश ने बहुत कुछ सहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते। वक्त से पहले आकाश से उसका बचपन छीन लिया गया और अब अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। सब कुछ मेरी वजह से। जहां मुझे होना चाहिए था आज वहां आकाश खड़ा है। अनिका, अगर मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकाल कर भी आकाश को बचाया जा सकता है तो बचा लेना।
मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभ होने से पहले मुझे पूछना भी मत। तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, मैं जानता हूँ कि तुम चमत्कार कर सकती हो। करण की आंखों में आकाश के लिए इतने इमोशंस देखकर अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका की झुकी हुई नजरें और मायूस चेहरा देखकर करण को एहसास हो गया था कि शायद करण ने अनिका से कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। अनिका जानती थी कि अगर वह ज्यादा देर करण के सामने बैठी रही तो वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वह किसी भी हालत में करण के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। वह करण के दिल में वह उम्मीद कायम रखना चाहती थी कि आकाश जरूर ठीक हो जाएगा। किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए अनिका ने करण से कहा, पापा फिक्र मत कीजिए, आकाश बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर आप तो आकाश को अच्छी तरह से जानते ही हैं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। करण को तसल्ली देकर अनिका स्पेशल आईसीयू वार्ड से बाहर निकल गई, मगर आकाश के कमरे का दरवाजा बंद होते ही अनिका कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अनिका ने अपना मुंह अपने हाथों से दबा रखा था ताकि अनिका की सिसकियों की आवाज आकाश के बिस्तर के पास बैठे करण तक ना पहुंचे। अनिका अपना सर झुकाकर रोने लगी। तभी अचानक अनिका को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अनिका ने झटके से जब अपने सामने खड़े इंसान को देखा तब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने मयूर गुलेरिया खड़ा था। मयूर अपने पैरों पर खड़ा था। कोई मयूर गुलेरिया को देखकर यह नहीं कह सकता था कि अभी कुछ अरसे पहले मयूर के शरीर की हर हड्डी का पाउडर बन चुका था। वो जिंदा तो था, मगर किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि वो फिर से अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाएगा। मयूर ने राजलक्ष्मी के साथ शादी कर ली थी। उसकी शादी के बाद आकाश ने मयूर को अपना इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करने की सलाह दी थी। मयूर ने कई बार आकाश से कहा था कि वह आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वह आकाश की सिक्योरिटी जिंदगी भर संभालने के लिए काबिल था, मगर आकाश ने जिद की कि मयूर अगर उसे सचमुच अपना सगा भाई मानता है तो उसे अब तक इस खतरनाक सिक्योरिटी के काम को छोड़कर अपना एक अलग बिजनेस शुरू करना होगा। अनिका को रोता हुआ देखकर मयूर भी फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने घुटनों के बल अनिका के पास बैठकर सिसकियां लेते हुए कहने लगा, मैंने कहा था आकाश से मुझे अपने आप से दूर न करें, मगर पता नहीं क्यों उसके सर पर क्या भूत सवार हो गया था। उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अगर मैं आज आकाश के साथ होता तो आकाश के साथ यह न होता। अनिका, तुमने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। अरे मुझे ही देख लो, आज से कुछ अरसे पहले कौन कह सकता था मुझे देखकर कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, मगर आज न सिर्फ मैं जिंदा हूँ बल्कि तुमने मुझे दोबारा वह जिंदगी दी है जो मैं पहले जिया करता था। अनिका, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरे लिए जो चमत्कार किया था वही चमत्कार आकाश के लिए भी करो। तुम आकाश को मरने नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ तुम आकाश को मरने नहीं दोगी। तुम बस आकाश को किसी तरह बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी यह सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मयूर की यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने मयूर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह सब कुछ किसने किया है? जब अनिका ने मयूर के मुंह से यह बात सुनी तो अनिका चौंक गई। अनिका ने मयूर से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि यह सब कुछ किसने किया है? मयूर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। जरूर इसके पीछे किसी की साजिश है। ये कहने के बाद मयूर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर अनिका की ओर अपनी पीठ करके टॉप फ्लोर की बालकनी की ओर चला गया। टॉप फ्लोर पर हवा ज्यादा तेज चलती थी, इसलिए पूरे फ्लोर के सारे खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद ही रखे जाते थे। कांच के दरवाजे के पास जाकर मयूर बाहर की ओर देखने लगा। जब अनिका ने देखा कि मयूर काफी वक्त खामोश था तो अनिका भी चलकर मयूर के पास गई और पूछने लगी, बताओ मयूर, क्या जानते हो तुम इस एक्सीडेंट के बारे में? मयूर ने अपना चेहरा झुका लिया और दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं साफ साफ तो कुछ नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि जरूर इस एक्सीडेंट के पीछे सिद्धार्थ भैया का हाथ है। सिद्धार्थ का नाम सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका ने मयूर को अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? सिद्धार्थ भैया ऐसा क्यों करेंगे? अनिका की यह बात सुनकर
अनिका का हाथ झटकते हुए मयूर ने कहा, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि सिद्धार्थ भैया ने ऐसा क्यों किया। अनिका को यह बात कहने के बाद मयूर तेज सांस लेने लगा। मयूर के चेहरे पर गुस्सा देखकर अनिका ने मयूर से पूछा, देखो मयूर, मुझे बताओ तुम क्या जानते हो इस एक्सीडेंट के बारे में? क्या सिद्धार्थ भैया और आकाश के बीच कोई अनबन हुई थी? क्या उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा चल रहा था? मुझे बताओ, बात क्या है? कुछ देर तक अपनी सांसों पर कंट्रोल पाने के बाद मयूर ने अनिका से कहा, देखो अनिका, पिछले कुछ महीनों से आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नए मकाम तक पहुंचाया था। यह देखकर कई लोग आकाश की इस रातों रात हुई सक्सेस से जलते थे और जलने वालों में एक नाम सिद्धार्थ भैया का भी था। देखो, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि सिद्धार्थ भैया कई सालों से अपना इंडिविजुअल बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जो पोजीशन चाहिए थी, वह पोजीशन करण अंकल ने आकाश भैया को दे दी थी और सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि सिद्धार्थ भैया बिजनेस के मामले में थोड़े कमजोर हैं। आए दिन उनके गलत फैसलों की वजह से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता था, जिसे देखते हुए आकाश ने उन्हें स्ट्रेटजी प्लानिंग और फ्यूचर डेवलपमेंट चीफ के ओहदे से निकालकर फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया था। यह बात सिद्धार्थ भैया को कुछ हजम नहीं हुई तो बस उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपना रेजिग्नेशन दे दिया और साथ साथ नंदिनी भाभी को लेकर घर छोड़कर भी चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। आकाश ने चाहा कि उस बिजनेस में आकाश सिद्धार्थ भैया की कुछ मदद करे, मगर सिद्धार्थ भैया को यह भी मंजूर नहीं था। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो सिद्धार्थ भैया ने तब की जब उन्होंने योगराज से हाथ मिला लिया। योगराज का नाम सुनते ही अनिका चौंक गई। अनिका अब जानना चाहती थी कि आखिर वह योगराज कौन था और सिद्धार्थ के साथ उसका क्या रिश्ता था। अनिका अच्छी तरह से समझती थी कि मयूर आकाश से कितना प्यार करता था। वह यह भी समझती थी कि अक्सर ऐसे इमोशनल पॉइंट पर जो लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति घुमा बैठते थे और कई बार वह देख लेते थे जो सच नहीं होता था। अनिका को सिद्धार्थ के स्वभाव के बारे में पहले से पता था। सिद्धार्थ भले ही कई बार ऐसी बातें कह जाते थे जो लोगों को काफी इमोशनल और पर्सनल चोट पहुंचा सकती थी, मगर जहां तक अनिका सिद्धार्थ को जान पाई थी, वह भले ही बाहर से काफी कॉम्प्लिकेटेड इंसान लगता हो, मगर वह अंदर से बहुत सॉफ्ट और नरम दिल का इंसान था। अनिका यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि सिद्धार्थ जैसा इंसान इतनी बड़ी साजिश कर सकता था। अनिका यह भी जानती थी कि सिद्धार्थ को आकाश से कई पर्सनल प्रॉब्लम थे। घर का बड़ा बेटा होने के नाते सिद्धार्थ ने हमेशा से यही सोचा था कि करण एक दिन कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ के हाथ में सौंपेंगे, मगर करण ने अपनी कुर्सी पर आकाश को बिठा दिया। आकाश सिद्धार्थ से उम्र और तजुर्बे में काफी छोटा था। आकाश के दिल में सिद्धार्थ के लिए काफी रिस्पेक्ट भी थी, मगर जब बात गुलेरिया अंपायर को संभालने की आती है, तब आकाश एक काफी श्रूड बिजनेसमैन हो जाता था। वो कई बार ऐसे सख्त फैसला लेता था जो आकाश ने अपनों को कई बार गहरी चोट पहुंचाते थे। उनमें से शायद एक डिसीजन यह था कि आकाश ने सिद्धार्थ को अपने मनपसंद डिपार्टमेंट से हटाकर किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया था। आकाश ने हमेशा से वही चाहा था जो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो, और अनिका अब तक यह बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आकाश ने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत और अपने हुनर से ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पछाड़कर नंबर 1 इंडस्ट्रीज की पोजीशन हासिल की थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद मयूर ने अनिका की ओर पीठ करते हुए कहा, अनिका, योगराज पिछले 10 साल से यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। कहा जाता है कि बहुत जल्द पॉलिटिक्स में योगराज ने वह मुकाम हासिल किया है जो राजनीति में कई दिग्गज और कई सीनियर्स भी हासिल नहीं कर पाए। लोग उसे आने वाले दिनों का मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी होते हुए देख रहे हैं, मगर उसकी असलियत सिर्फ मैं जानता हूँ। कई बार आकाश को डरा धमकाकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काफी पैसों की मांग की थी योगराज ने, मगर आकाश को शुरुआत से योगराज की नीतियों पर डाउट रहा था, इसलिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी को आकाश ने कभी सपोर्ट नहीं किया था और न ही आकाश ने योगराज की ओर से बढ़ाया हुआ दोस्ती का हाथ कभी एक्सेप्ट किया था।
अगर आकाश चाहता तो युवराज की मदद से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफी फायदा पहुंचा सकता था। मगर जब युवराज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी और नीतियां आकाश को बताई, तब आकाश को पता चला कि युवराज जनता की सेवा करने के भेष में देश को लूटने का काम करना चाहता था। आकाश ने साफ तौर पर युवराज के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया। कई बार युवराज ने कोशिश भी की कि वो आकाश के साथ दोस्ती बनाए और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से पैसे हासिल करे, मगर आकाश ने कभी युवराज के साथ मेलजोल बढ़ाना सही नहीं समझा था। मयूर की बात पूरी होने के बाद अनिका ने एक गहरी सांस लेते हुए मयूर से पूछा, मगर इस तरह का खतरनाक इंसान 10 सालों से इलेक्शन कैसे जीत रहा है? अनिका का यह सवाल सुनने के बाद मयूर गुलेरिया ने अनिका की ओर देखकर अपने दोनों हाथ जेब में डालने के बाद कहा, अनिका, यह कुर्सी युवराज को यूं समझ लो कि विरासत में मिली है। युवराज की मां दमयंती देवी इस शहर की बहुत बड़ी समाज सेविका थी। कई लोगों की मदद की थी दमयंती देवी ने, मगर यूं कहा जाता था कि बाकी भ्रष्ट नेताओं को और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को दमयंती देवी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी राज नहीं आती थी। 10 साल पहले दमयंती देवी एक बम ब्लास्ट में मारी गई। उसके बाद दमयंती देवी जैसी लोगों के लिए एक सचमुच की देवी बन गई। शहर में काफी हंगामा हुआ था। कई दिनों तक कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। दमयंती देवी के सपोर्टर्स रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े हो चुके थे। इलेक्शन भी सर पर थे। ऐसे में युवराज ने दमयंती देवी की पोजीशन संभाली। दमयंती देवी की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि युवराज के सामने जो रूलिंग पार्टी का नेता खड़ा था उसकी जमानत भी जब्त हो गई। लोगों ने युवराज को दमयंती देवी की जगह दे दी, न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि अपने दिल में भी। लोगों ने युवराज को वही जगह दी जो सालों पहले युवराज की मां भी हुआ करती थी। लोगों ने दमयंती देवी की कुछ ऐसी इमेज थी कि वह लोगों के लिए एक मसीहा थी। लोग अपने घर पर हुए नवजात शिशुओं का नामकरण भी दमयंती देवी के हाथों से करवाना चाहते थे। वह जिस गली से या बस्ती से गुजरती थी, वहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला उमड़ पड़ता था। मैंने बचपन में एक बार दमयंती देवी को एक रैली में भाषण देते हुए सुना था। सच कहता हूँ, मैंने कभी ऐसे व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। वह जो भी बोलती थी ऐसा लगता था कि सीधे अपने दिल से बोल रही हैं। उनकी आंखों में लोगों के लिए सचमुच प्यार था। छोटे से छोटे आदमी की मदद करना वह अपना फर्ज समझती थी। लोगों के लिए उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी दुश्मनी मोल ली थी। अक्सर करप्ट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के आला करप्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता दमयंती देवी के नाम से भी चिढ़ जाते थे। मगर उनका पावर इतना था और लोगों का प्यार इतना मिलता था उन्हें कि ना चाहते हुए भी बड़े से बड़े ताकतवर लोग दमयंती देवी के सामने आखिरकार झुक ही जाते थे। दमयंती देवी के इसी पावर का नाजायज फायदा उठाया है इस युवराज ने। दमयंती देवी की मौत भी एक बहुत बड़ा रहस्यमय थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि युवराज ने जानबूझकर अपनी मां को अपने फायदे के लिए रास्ते से हटाया था। युवराज अच्छी तरह से जानता था कि अगर दमयंती देवी की मौत हो जाती है तो उनकी मौत की सारी सिंपैथी अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने के लिए युवराज के काम आ सकती थी। और ठीक हुआ भी वही। दमयंती देवी की मौत के बाद युवराज पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। आज भी लोगों को यही लगता है कि युवराज अपनी मां की ही तरह लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, मगर मैं जानता हूं कि यह असलियत नहीं है। आकाश ने कई बार लोगों के सामने युवराज की सच्चाई लाने की कोशिश भी की थी, मगर लोगों का युवराज के ऊपर अंधा विश्वास है। इतनी आसानी से उसे बेनकाब करना आकाश के बस में नहीं था और इसीलिए मैंने और आकाश ने ये तय किया था कि हम युवराज को अपने हाल पर छोड़ देंगे। एक दिन जरूर कोई युवराज को सबके सामने बेनकाब करेगा। हाँ, मगर युवराज से होने वाले खतरों को मैं हमेशा ही आकाश के पास आने से रोक देता था। बस मुझे अफसोस इसी बात का है कि आकाश ने मुझे अपने आप से दूर करके इस युवराज नाम के खतरे को अपने पास बुला लिया। और सिद्धार्थ भैया जो पहले से आकाश से इतना जलते थे, उन्होंने सीधे जाकर युवराज से हाथ मिला लिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सिद्धार्थ भैया और युवराज की मिली भगत है। सिद्धार्थ भैया समझते हैं कि आकाश भैया उनके रास्ते से हट गए
तो गुलेरिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते गुलेरिया परिवार और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी। मगर मैं सच कहता हूँ अनिका, अगर आकाश को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अनिका ने मयूर को शांत करते हुए कहा, देखो मयूर, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, मगर हमारे पास इस वक्त इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह युवराज की साजिश है, और बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। पर सच कहूँ तो तुम्हारी बातों में भले ही कितनी भी सच्चाई हो, हम दावे से यह नहीं कह सकते कि यह काम युवराज का या सिद्धार्थ भैया का ही है। इस वक्त बस हमें सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी है कि किसी तरह आकाश को होश आ जाए। हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आकाश की जान। मयूर भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अनिका क्या कहना चाहती थी। तेज सांसें लेते हुए मयूर ने कुछ देर बाद अपनी सांसों पर कंट्रोल पाया और अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं भी इस वक्त जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। बस मैं भी इस वक्त सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी तरह आकाश मौत के मुंह से बाहर निकल जाए। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। मगर अनिका, सच बताओ, आकाश को क्या हुआ है? वह बच तो जाएगा ना? मयूर का सवाल सुनने के बाद अनिका ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। मयूर की ओर पीठ करके अनिका कुछ दूर जाने लगी। मयूर भी अनिका का पीछा करता हुआ अनिका के पास आया और इस बार ऊंची आवाज में अनिका से पूछने लगा, बताओ अनिका, सच क्या है? तुमने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी नहीं देखी। सच बताओ, आकाश ठीक हो जाएगा ना? अनिका ने मयूर की ओर देखकर कहा, यह बात तुम्हें सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी। वादा करो कि तुम यह बात परिवार में किसी से नहीं कहोगे। मयूर हैरान था, वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसे क्या कहना चाहती थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने दबी हुई आवाज में मयूर से कहा, तुम बस इतना समझ लो कि आकाश अब हमारे बीच नहीं रहा। अनिका की बात सुनकर मयूर के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने बिल्कुल धीमी आवाज में मयूर से कहा, देखो, यह बात अभी तुम सिर्फ अपने तक रखना। यह बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मगर जो रॉड आकाश की गर्दन के आर पार हुआ था उसकी वजह से आकाश का पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। आकाश इज ब्रेन डेड। मेडिकल साइंस में इस सिचुएशन को अगर मौत नहीं कहते तो मौत से कम भी नहीं कहते। आज तक इस सिचुएशन से कोई बाहर नहीं आ पाया है। मयूर की आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी। अनिका की बात पूरी होते ही मयूर ने अनिका से कहा, मगर तुम तो डॉक्टर अमृता हो, मैंने तुम्हारे हाथों चमत्कार होते हुए देखे हैं, तुम इस तरह हार कैसे मान सकती हो? अनिका ने इस बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। मेरे हाथों में जो कुछ भी था वह मैंने किया है, आगे भी करती रहूंगी। आकाश के बचने की उम्मीद मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर साथ साथ मैं यह भी जानती हूँ कि चाहे कितने भी उम्मीद की जाए, आकाश के बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। अनिका के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मयूर पूरी तरह से मायूस हो गया। मयूर अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। अनिका ने मयूर के पास जाकर कहा, देखो, इस वक्त अगर परिवार को संभालना है तो तुम्हें अपने आप को पहले संभालना होगा, और फिर चमत्कार होते हुए तो हम सबने देखे हैं। जब केस एक डॉक्टर के हाथ से निकल जाता है तो वही केस ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है, जो हमसे कई ज्यादा काबिल हैं। जब तक आकाश की सांसें चल रही है तब तक ना तो मैं उम्मीद हारूंगी और ना ही किसी को हारने दूंगी। तुम इस वक्त अपने आप को संभालो और पापा के पास जाकर बैठो। चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश की कंडीशन की बात श्रेया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। श्रेया का नाम अनिका के मुंह से सुनते ही मयूर ने एक झटके से अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ श्रेया को? अनिका ने मयूर से कहा, आज ही श्रेया ने मुझे यह खबर दी कि वह मां बनने वाली है। आकाश के एक्सीडेंट की बात सुनकर उसे गहरा सदमा लगा है। मैंने उसे VIP वार्ड में एक नर्स की देखरेख में रखा है, मगर याद रहे कि उसे यही बताना है कि आकाश बिल्कुल ठीक है, बस उसे मामूली सी चोट लगी है, जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। मयूर ने अनिका की बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। मयूर को करण के पास छोड़कर अनिका लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जा पहुंची। आकाश का ऑपरेशन करने के बाद कई घंटे बीत चुके थे।
अनिका घर जाकर बच्चों से मिलना चाहती थी। अनिका जब पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास पहुंची तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि रोहित की कार के पास युवराज खड़ा था। युवराज किसी के साथ बात कर रहा था, मगर रोहित की कार के आगे पार्क की हुई गाड़ियों की वजह से अनिका यह नहीं देख पा रही थी कि आखिर युवराज किसके साथ बात कर रहा था। युवराज हंस हंस कर बीच बीच में तालियां बजाकर अपने सामने खड़े इंसान के साथ बातें कर रहा था। अनिका धीरे धीरे पार्क की हुई गाड़ियों के पीछे चलते हुए रोहित के कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका और रोहित के कार के बीच में 3-4 कारों का फासला रह गया, तब युवराज की बातें धीरे धीरे अनिका के कानों पर पड़ने लगी। युवराज अपने सामने खड़े इंसान से कह रहा था, भाई, अब तो तुम्हारी कंपनी को वापस नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अनिका युवराज की यह बात सुनकर काफी चौंक गई। अनिका फटी हुई आंखों से युवराज के सामने खड़े इंसान को देखने की कोशिश करने लगी। अनिका जानती थी कि अगर उसने एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो युवराज अनिका को देख लेगा। अनिका बिना युवराज की नजर में आए युवराज के सामने खड़े इंसान को देखना चाहती थी। मयूर से युवराज के बारे में अनिका ने जो कुछ भी सुना था, उससे अनिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि युवराज कितना खतरनाक था। जो इंसान सियासत की कुर्सी पर बैठने के लिए अपनी ही माँ की जान ले सकता हो, वह इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। अनिका भी धीमे कदमों से गाड़ियों के पीछे छिपते छिपाते रोहित के कार के ठीक पीछे पहुंची। जब धीरे से अनिका ने झांक कर युवराज के सामने खड़े आदमी का चेहरा देखा तो अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। युवराज जिसके साथ हंस हंस के तालियां बजा बजा कर बात कर रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। युवराज ने रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, इस बार इलेक्शन में आप हमारा ख्याल जरूर रखिएगा। फिर देखिए, एक के बाद एक ऐसे कई तोहफे मैं आपको देता रहूंगा। वैसे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी पत्नी जितनी खूबसूरत है उतनी ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी। सचमुच आप बहुत नसीब वाले हैं जो आपको ऐसी बीवी मिली है, वरना आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां तो मानो ऊपर वाले ने बनाना ही बंद कर दिया है। युवराज के मुंह से जैसे ही रोहित ने यह बात सुनी, रोहित ने बड़े ही एटीट्यूड में अपनी आवाज में गर्मी लाते हुए कहा, देखिए, आप मुझसे कारोबार के बारे में जो बातें करना चाहें कर सकते हैं, मगर मेरी फैमिली के बारे में बातें ना करें तो ही बेहतर है। हमारा रिश्ता काफी प्रोफेशनल रहा है, आज तक आगे भी प्रोफेशनल ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक बड़ी सी जीप युवराज के पीछे आकर खड़ी हो गई, जिसके अंदर हथियार बंद लोग मौजूद थे। युवराज रोहित की ओर मुस्कुराकर देखने लगा। जाने से पहले युवराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, बस मुझे आपका यही एटीट्यूड बहुत पसंद है, काम से काम रखना। बस मैं भी आप ही के जैसा हूँ, लोगों के लिए दिन रात सेवा करता रहता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में और कोई बात आती ही नहीं। जब भी लोगों की भलाई करता हूँ तो चैन की नींद आ जाती है मुझे। चलिए अब चलता हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। वह क्या है ना, अनाथ बच्चों के लिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसमें देश और विदेश की कई नामी गिरामी खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। आप मानेंगे नहीं, पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भर दिया गया है। लोगों ने 4-4 गुना दाम देकर टिकट खरीदी है। मगर हाँ, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं, जितना पैसा आएगा सारा का सारा चैरिटी में जाएगा। आप तो मेरा नेचर जानती ही हैं। वैसे कुछ VIP पास आपको भी भिजवा दूंगा, जरूर आइएगा। रोहित से यह कहने के बाद युवराज ने रोहित की ओर देखकर अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर वहां से चला गया। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो रोहित युवराज जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखता था। वह युवराज जो शायद आकाश के एक्सीडेंट के पीछे इन्वॉल्व था। रोहित उस युवराज के साथ इतना घुल मिल कर क्यों बातें कर रहा था, यह बात अनिका के समझ के बाहर थी। अनिका चुपचाप बिना रोहित को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए वहां से चली गई और अपने कार में बैठकर मारवा हाउस के लिए रवाना हो गई। कार ड्राइव कर रही अनिका बार बार यही सोच रही थी कि आखिर अचानक उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया था। आकाश के साथ इतना बड़ा हादसा होना, श्रेया की प्रेगनेंसी, रोहित का युवराज के साथ इन्वॉल्वमेंट, इन सारी बातों से ऊपर और एक बात थी जो बार बार अनिका के दिमाग में घूम रही थी। वह औरत जिसने अनिका को फोन करके वार्न किया था कि उसे हमेशा अलर्ट रहना है,
उस औरत की आवाज़ स्वाति मल्होत्रा से मिलती जुलती थी। अनिका ये भी जानना चाहती थी कि अगर स्वाति मल्होत्रा जिंदा थी तो वह कहाँ थी और इतने सालों तक अनिका के सामने क्यों नहीं आई। जब अनिका मारवा हाउस पहुंची तो तीनों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। अनिका को देखते ही नन्ही सी रिया, जो अब अनिका के कंधों तक पहुंचती थी, वह दौड़कर अनिका के पास आई और अनिका से लिपट कर पूछने लगी, आकाश मामा कैसे हैं? मम्मा, वह बच तो जाएंगे ना? अनिका भी बच्चों को हकीकत नहीं बताना चाहती थी। अनिका ने बड़े ही प्यार से रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आकाश मामा को चोट लगी है, अभी कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। अलेक्जेंडर और आर्यन भी पीछे खड़े अनिका की बातें सुन रहे थे। आर्यन ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बड़ी ही शांति से अलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वह जान चुके थे कि अनिका चाहे जो कुछ भी कहे, आकाश मामा का कंडीशन जरूर सीरियस था। जो बात अनिका ने अपने होठों से नहीं कही थी, वह बात अनिका के बच्चों ने अनिका की आंखों में पढ़ ली थी। आर्यन और अलेक्जेंडर काफी समझदार थे और काफी मैच्योर भी, इसलिए वो दोनों अनिका से बिना कुछ सवाल किए चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। तीनों बच्चों के साथ कुछ देर तक वक्त गुजारने के बाद अनिका ने देखा कि रोहित की कार मारवा हाउस में दाखिल हुई। जैसे ही रोहित अपनी कार से उतरा, रिया हमेशा की तरह सबसे पहले दौड़कर रोहित के पास पहुंची। रोहित ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और चलकर अनिका के पास आया। नौकरों ने बच्चों का और रोहित का खाना वही गार्डन में टेबल पर सजा दिया था। खाने के टेबल पर बैठते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, यह युवराज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अचानक अनिका के मुंह से युवराज का नाम सुनते ही रोहित चौंक गया। अपने गिलास में जूस भरते हुए रोहित ने अनिका से कहा, युवराज एक पॉलिटिशियन है और तुम तो जानती हो कि एक बिजनेसमैन होने के नाते अक्सर इन लोगों से भी मेरी मुलाकात होती रहती है। रोहित की बात सुनकर अनिका ने रोहित से कहा, मगर मैंने जो युवराज के बारे में सुना है उससे तो मुझे लगता है कि वो बेहद खतरनाक आदमी है। अनिका की बात सुनते ही रोहित मन ही मन कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद अपने जूस के गिलास से एक सीप लेने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो समाज सेवा करता है, लोग भी बहुत मानते हैं उसे। हमेशा इलेक्शन वही जीतता है, चाहे सामने रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा नेता खड़ा हो। छोटी पार्टी का होने के बावजूद युवराज ही हमेशा इलेक्शन जीतता है और वैसे भी शहर भर में काफी काम किया है उसने। उसकी माँ भी बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और अब यह कहा जाता है कि जो गुण माँ में थे वही गुण बेटे में भी आए हैं। लोगों के लिए काफी हमदर्दी है उसे। रोहित के मुंह से युवराज की इतनी तारीफ सुनकर अनिका काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मयूर ने खास तौर पर अनिका से कहा था कि युवराज कितना खतरनाक इंसान था। जो आदमी कुर्सी और पावर के लिए अपनी ही माँ की जान ले सकता था, उसके बारे में रोहित इतनी तारीफ कैसे कर सकता था? अनिका भी मन ही मन सोचने लगी कि हो सकता था कि रोहित को युवराज के असली चेहरे के बारे में जानकारी ही न हो। अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक रोहित ने अनिका के सामने जूस का गिलास रखा और कहा, मगर तुम ये अचानक युवराज के बारे में क्यों बात कर रही हो? अनिका के मन में क्या चल रहा था, यह बातें भी वह साफ तौर पर रोहित से नहीं कह पा रही थी। इसलिए कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, कुछ नहीं। अचानक वह आदमी इस तरह हॉस्पिटल में आकाश को मिलने पहुंचा, यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। अनिका की बात पूरी होते ही कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, हो सकता है तुम्हें यह बात अजीब लग रही हो, मगर मेरे लिए यह बात अजीब नहीं है। रोहित की बात सुनते ही अनिका ध्यान से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, अनिका, युवराज और आकाश के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। अनिका रोहित की बात नहीं समझ पा रही थी। रोहित ने अपना गला खराशते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अनिका, बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ दिनों में आकाश ने काफ़ी तरक्की की थी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो सालों से नंबर 2 की पोजीशन पर थी, वह अचानक पिछले कुछ महीनों से नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। रोहित की बात सुनते ही अनिका बड़ी ही ध्यान से रोहित की ओर देखने लगी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ तो तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मेरा मतलब है ऑफ कोर्स आकाश ने अपनी काबिलियत से यह सब कुछ अचीव किया था,
मगर यहाँ वहाँ कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए शायद युवराज ने आकाश की कुछ मदद भी की थी। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि युवराज और आकाश के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। शायद इसीलिए वह आकाश को मिलने आया था। जैसे ही अनिका ने रोहित के मुंह से यह बात सुनी, अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मगर दोस्ती तो तुम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित चौंक गया और फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। रोहित ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका कभी उससे इस तरह का सवाल पूछेगी। अक्सर अनिका रोहित के बिजनेस के मामलों से दूर ही रहना पसंद करती थी, मगर आज शायद पहली बार अनिका ने रोहित को इस तरह का कोई सवाल पूछा था। अनिका के सवाल से चौंक कर रोहित ने अनिका से कहा, क्या हुआ अनिका, तुम इस तरह युवराज के बारे में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही हो? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? रोहित ने यह बात अनिका के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था। अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अनिका की और अपने परिवार की कितनी केयर करता था। अचानक ही जब अनिका ने युवराज और रोहित को हाथ मिलाते हुए देख लिया, तब हजारों ख्याल अनिका के मन में घूमने लगे थे। अनिका मन ही मन यह सोचने लगी कि शायद आकाश के साथ हुए हादसे की वजह से वह खुद भी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस पर ध्यान देना चाहिए और किस बात को नजरअंदाज करना चाहिए। हो सकता है वह जो कुछ भी सोच रही हो वह सिर्फ उसके मन का वहम था। इसलिए रोहित की बात को टालते हुए अनिका ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वह मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। रोहित ने अनिका के हाथों पर अपना हाथ मजबूती से जकड़ते हुए अनिका से कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आकाश के साथ इस तरह का हादसा होना तुम्हारे लिए कितना डिस्टर्बिंग है। मेरा यकीन करो, आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है, पर मैं यह भी जानता हूँ कि इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर होने के नाते तुम अपने भाई को बचाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वह जरूर करोगी। किसी भी बात में तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह देना। आकाश न सिर्फ तुम्हारा भाई है बल्कि मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। आकाश के एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जब तुम्हारे पापा करण गुलेरिया हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे, तब आकाश ही था जिसने तुम्हारे करीब आने में मेरी मदद की थी। आकाश का स्वभाव, उसका बर्ताव पूरे बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। सभी लोगों के मन में आकाश की बहुत इज्जत है। जो इज्जत लोग उसकी करते हैं वही इज्जत मैंने भी उसका राइवल होते हुए भी हमेशा की है। अनिका के साथ कुछ देर बात करने के बाद रोहित और अनिका के बच्चों को अपने बेडरूम में सुला दिया और खुद जाकर अपने बेडरूम में सो गई। जिस अनिका को बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाने की आदत थी, उसी अनिका की आंखों से आज नींद का नामो निशान नहीं था। आकाश के साथ हुए हादसे ने अनिका को जैसे सुन कर दिया था। न चाहते हुए भी बार बार आकाश का जख्मी चेहरा अनिका की आंखों के सामने आ रहा था। अनिका को इस वक्त आकाश से भी ज्यादा फिक्र श्रेया और उसके होने वाले बच्चे की थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश का बचना नामुमकिन था, मगर आकाश के साथ हुए हादसे का सदमा श्रेया नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। आधी रात जब अचानक रोहित की नींद खुली तो रोहित ने देखा कि अनिका बिस्तर पर लेटी सीलिंग की ओर फटी हुई आंखों से देख रही थी। रोहित ने अनिका को जिंदगी में इससे पहले इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा था। रोहित धीरे से अपनी जगह से उठा और धीरे से अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, क्या हुआ अनिका, नींद नहीं आ रही है? क्या तुम आकाश के पास जाना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका ने रोहित का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं श्रेया के बारे में सोच रही थी। श्रेया का नाम सुनते ही रोहित का चेहरा भी पूरी तरह से उतर गया। रोहित ने अनिका से पूछा, श्रेया की तबीयत कैसी है अब? अनिका ने गहरी सांस लेते हुए रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई दी है जिससे वह अगले कुछ दिनों तक नींद में ही रहेगी। श्रेया को आकाश के एक्सीडेंट का सदमा इतना गहरा हुआ है, अगर उसके दिमाग को शांत नहीं किया गया
तो श्रेया के होने वाले बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। अनिका की बात सुनकर रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, श्रेया की प्रेगनेंसी के बारे में मैंने सुना हॉस्पिटल में। अफसोस तो इसी बात का है कि आकाश अपनी खुशियां सबके साथ बांट पाता, उससे पहले ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। रोहित ने यह बात तो कह दी थी, मगर बात पूरी करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी बातें जिसके सामने कर रहा था वह आकाश की बहन थी, और ऐसी बातों से अनिका का दुख और भी बढ़ सकता था। इसलिए बात बदलते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मगर तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है आकाश विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित जो बात कह रहा था वह पॉसिबल नहीं था, मगर इस वक्त अनिका रोहित को इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। इसलिए सिर्फ धीरे से हाँ में अपना सर हिलाकर अनिका करवट बदलकर सो गई। सुबह जब अनिका जागी तब अनिका ने देखा कि एक अननोन नंबर से अनिका के मोबाइल फोन पर कई सारे मिस कॉल थे। अनिका ने श्रेया की नर्स से कह रखा था कि कोई भी इमरजेंसी हो तो वह नर्स अनिका के पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकती है। अनिका को लगा कि शायद श्रेया किसी मुसीबत में थी, इसीलिए तुरंत अनिका ने उस अननोन नंबर पर कॉल लगाई। जैसे कॉल कनेक्ट हुआ, अनिका के कानों पर एक लड़की की आवाज पड़ी। लड़की काफी डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। उस लड़की ने अनिका से कहा, मैडम, मैं आपको काफी देर से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हुई है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अनिका ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि फोन पर आने वाली लड़की की आवाज उसी नर्स की थी जिसे अनिका ने श्रेया की जिम्मेदारी सौंपी थी, या कोई और अनिका से मदद मांग रहा था। अनिका ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ? क्या श्रेया को होश आ गया? देखो, अगर उसे होश आ गया हो तो उसे फिलहाल कुछ मत बताना, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। तभी उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं मारिया बोल रही हूँ, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस से। मैं आकाश सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अनिका जब गुलेरिया ग्रुप के इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में गई थी तब 1-2 बार मारिया से मिली थी। मारिया की बात सुनते ही अनिका ने मारिया से कहा, अच्छा मारिया, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? मारिया ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, मैडम, बात दरअसल ये है कि आज सुबह से यहाँ हेड ऑफिस में काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। आकाश सर के एक्सीडेंट के बाद शेयर मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो गई है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि करण सर ने कंपनी की सारी जिम्मेदारियां आकाश सर को दे रखी थी। अब आकाश सर के एक्सीडेंट के बाद अचानक ही इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं रहा। हमने करण सर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर करण सर आकाश सर के बिस्तर के पास से हिलने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ कंपनी की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अचानक सुबह सिद्धार्थ सर ने आकर कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली है, मगर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह कह रहे हैं कि उन्हें सिद्धार्थ सर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए यह मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मगर मैडम, आकाश सर ने मुझे पहले ही बताया था कि अगर कंपनी में किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी होती है और आकाश सर उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मौजूद ना हो तो मुझे आपको कांटेक्ट करना है। मैडम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से हजारों लोगों की कॉल आ चुकी है, कंपनी का सारा कामकाज ठप पड़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिद्धार्थ साहब के अंडर काम करने के लिए मना कर रहे हैं। अनिका को सिद्धार्थ गुलेरिया का यह बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ ऐसे नाजुक वक्त पर भी इस तरह की हरकत कर सकता था। अनिका ने फोन पर घबराई हुई मारिया से कहा, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहां पर पहुंच रही हूं। अनिका तैयार होकर सीधे गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की हेड ऑफिस जा पहुंची। अनिका जैसे ही आकाश की केबिन के पास पहुंची, अनिका ने देखा कि कई सारे सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से वहीं पर मौजूद थे। सभी लोग मारिया से कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अनिका को अपने पास आता हुआ देखकर मारिया दौड़कर अनिका के पास गई और कहने लगी, मैडम, सिद्धार्थ सर सुबह से आकर आकाश सर की केबिन में बैठ गए हैं। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अनिका सिद्धार्थ के इस रवैये से काफी हैरान थी। अनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। अनिका तेजी से आकाश के केबिन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अनिका के चेहरे पर गुस्सा देखकर अनिका के आगे से हट गए।
अनिका ने आकाश के केबिन का दरवाजा जोर से खोला। जब अनिका ने अंदर जाकर देखा तो सिद्धार्थ आकाश की तस्वीर के सामने सर झुकाकर खड़ा था। अनिका सिद्धार्थ का यह रवैया देखकर हैरान हो गई। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। अनिका को केबिन में देखकर अचानक सिद्धार्थ ने अपने गालों से आंसू पोंछे और अपनी कमर सीधी करते हुए अनिका से कहने लगा, अनिका तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज! आओ आओ बैठो। सिद्धार्थ के इस रवैये को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ क्या हासिल करना चाहता था। जब अनिका आकाश की कुर्सी के सामने जाकर बैठी तब अचानक सिद्धार्थ ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा, अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ कहाँ बैठ रही हो? आकाश के बाद अगर इस कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर अगर किसी का अधिकार है तो वह सिर्फ तुम्हारा है। तो वहाँ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जाकर बैठो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ क्या चाहता था। एक तरफ तो आकाश के साथ हुए हादसे के बाद सिद्धार्थ कंपनी की प्रेसिडेंसी पर अपना हक जताना चाहता था, तो दूसरी तरफ कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर खुद सिद्धार्थ अनिका को बैठने के लिए कह रहा था। अनिका को आकाश की कुर्सी पर बिठाने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक हमारे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया। आकाश के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी घर छोड़कर गया ही नहीं होता। अनिका तुम्हें जरूर पता चल गया होगा कि पिछले कुछ वक्त से मैं आकाश और करण अंकल के साथ गुलेरिया हाउस में नहीं रहता था। मैं और नंदिनी सब अलग रहते हैं, मगर भले ही हमने रहने की जगह अलग अलग कर ली हो, मगर आकाश या करण अंकल के लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है जितना कुछ महीना पहले तक था। आज जब मैंने सुना कि आकाश के एक्सीडेंट की खबर मार्केट में फैलते ही हमारी कंपनी के शेयर के भाव लगातार गिरने लगे, तो मैंने सोचा कि आकाश की गैर हाजिरी में मैं ही अपनी कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले लूं, ताकि बाजार में उठ रही अलग अलग अफवाहों को दबाया जा सके। मगर अब तुम्हें यहाँ देखकर सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। आकाश की जगह अगर तुम कंपनी की बागडोर अपने हाथों में संभाल लो तो उससे ज़्यादा अच्छी बात इस कंपनी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। सिद्धार्थ की आंखों में कहीं न कहीं अनिका को सच्चाई नजर आ रही थी। अब तक सिद्धार्थ के बारे में अनिका ने जो कुछ भी सोच रखा था वह शायद सच नहीं था। अनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कंपनी की बागडोर अनिका के हवाले करके केबिन से बाहर निकल जाता, अनिका ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, सिद्धार्थ भैया रुक जाइए। जब तक आकाश वापस नहीं आ जाता तब तक आप ही इस कंपनी की बागडोर संभालिए। सिद्धार्थ को कंपनी की प्रेसिडेंशियलशिप समझाने के बाद अनिका केबिन से बाहर निकल गई। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मारिया बड़ी बेसब्री से अनिका के आने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनिका से कोई सवाल पूछ पाते, अनिका ने सभी लोगों से कहा, आने वाले कुछ दिनों तक सिद्धार्थ भैया ही आकाश की जगह बने रहेंगे। आप लोग प्लीज ऐसे वक्त में गुलेरिया परिवार के साथ कोऑपरेट करें। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बिना किसी आर्गुमेंट के अपने अपने काम पर लग गए। मारिया बड़ी ही हैरानी से अनिका को देख रही थी। तभी अनिका ने मारिया से कहा, पिछले कुछ महीनों में आकाश के साथ क्या क्या हुआ, वह सारी की सारी बातें डिटेल्स में मुझे बताओ। अनिका की ये बात सुनकर मारिया हैरान रह गई। सिद्धार्थ गुलेरिया को प्रेसिडेंट की चेयर सौंपने के बाद अनिका मारिया को आकाश की बगल वाली केबिन में ले गई। केबिन का दरवाजा बंद करने के बाद अनिका ने मारिया को अपने सामने बिठाकर पूछा, देखो मारिया, तुम आकाश की पर्सनल सेक्रेटरी रही हो और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आकाश को तुम पर बेहद भरोसा था। आकाश के साथ कब कौन किस लिए मिलता है, यह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी। मैं बस जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में आकाश के साथ क्या क्या हुआ था, उसे कौन कौन मिलने आता था, आकाश किसी तरह की कोई टेंशन में था क्या, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था। अनिका की बात सुनने के बाद मारिया कुछ देर मन ही मन कुछ सोचती रही। उसके बाद मारिया ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम देखिए, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि इतना बड़ा बिजनेस अगर कोई संभालता है तो उसे इंसान के न चाहते हुए भी उसके कई दुश्मन खड़े हो जाते हैं। वैसे तो आकाश सर काफ़ी सिंपल किस्म के इंसान थे,
मगर फिर भी जाने अनजाने में बिजनेस के सिलसिले में वह कुछ ऐसे फैसले लेते थे जो लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर देते थे। जैसे कि सिद्धार्थ सर, कुछ महीनों पहले सिद्धार्थ सर के एक डिसीजन ने कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद आकाश सर ने सिद्धार्थ सर को उनकी कुर्सी से हटाकर उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सिद्धार्थ सर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सिद्धार्थ सर को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि उनके नए ख्याल और उनकी नई सोच की वजह से आकाश सर को उनसे जलन होती थी। हालांकि यह सही नहीं था। आकाश सर सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए डिसीजंस लिया करते थे। वह अपने फैसले सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए किया करते थे। मगर आकाश सर के फैसलों से कहीं न कहीं सिद्धार्थ सर को यह लगने लगा था कि आकाश सर नहीं चाहते थे कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सिद्धार्थ सर की पॉपुलैरिटी बढ़े, और इसीलिए शायद वह अपना अलग बिजनेस खड़ा करने के लिए गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को छोड़कर चले गए थे। गहरी सांस लेते हुए अनिका ने मारिया से पूछा, और यह युगराज का क्या किस्सा है? क्या युगराज सिद्धार्थ भैया का दोस्त है? बंद केबिन में भी यहाँ वहाँ देखने के बाद मारिया ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, मैडम, यह युगराज बहुत खतरनाक आदमी है। वह जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं। मारिया के चेहरे पर घबराहट देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे मारिया बंद केबिन में भी युगराज के खिलाफ कुछ कहने से डर रही थी। धीरे धीरे अटकती हुई आवाज में मारिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, यह युगराज कई बार पिछले कुछ महीनों में आकाश सर से मिलने आया था। वह चाहते थे कि आकाश सर उनकी मदद से गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के बैनर में शुरू करें। कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की जिम्मेदारी युगराज की होगी और बदले में आकाश सर को उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा देना होगा। मगर आकाश सर ने इस बात से साफ मना कर दिया। मैडम, युगराज का कहना था कि अगर सरकार किसी काम के 100 रुपया गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को देता है तो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को सीधे सीधे 50 रुपया युगराज को दे देने होंगे और बाकी बच्चे 50 में कंपनी का मुनाफा जोड़कर सरकारी काम को पूरा करना होगा। आकाश सर ने 10% पार्टनरशिप की बात तो मंजूर भी की थी, मगर युगराज ने 50% से 1% कम लेने से साफ मना कर दिया। आकाश सर ने उस मीटिंग में युगराज से कहा भी था कि अगर 50% वह युगराज को दे देंगे तो बाकी बचे पैसों में वह काम कैसे पूरा करेंगे। क्वालिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आकाश सर की इस बात को सुनते ही युगराज ने कहा, क्वालिटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह संभाल लेंगे। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बस दिए गए टाइल लाइन में काम पूरा करना है, क्वालिटी चाहे जैसी भी हो। मारिया की बात पूरी होने के बाद अनिका काफ़ी हैरान रह गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन काफ़ी भ्रष्ट हुआ करते थे, मगर इतनी हद तक भ्रष्ट हुआ करते थे, यह बात अनिका के लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी। अनिका ने मारिया से पूछा, फिर क्या हुआ उस मीटिंग के बाद? मारिया ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, मैडम, उस दिन के बाद वह युगराज वापस आकाश सर से मिलने ऑफिस तो नहीं आया, मगर वह कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में युगराज आकाश सर से मीटिंग करने आते थे, वह कॉन्ट्रैक्ट मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दे दिया गया। मारिया का यह बात सुनकर अनिका चौंक गई। जिस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आकाश ने युगराज को साफ तौर पर मना कर दिया था, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में युगराज बहुत बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, वही कॉन्ट्रैक्ट रोहित ने युगराज के साथ मिलकर पूरा किया था। अनिका जानती थी कि रोहित एक काफ़ी शॉर्ट बिजनेसमैन था, मगर हमेशा से अनिका के मन में रोहित की यही छवि थी कि चाहे रोहित अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कितने भी दांव पेच खेले, मगर कहीं न कहीं रोहित अपने उसूलों को लेकर काफ़ी पक्का था। वह कभी इस तरह की फ्रॉड नहीं कर सकता था। मगर मारिया की बात सुनकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर मारिया ने दबी हुई आवाज में कहा, मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ कि रोहित सर आपके पति हैं, मगर आप ही ने मुझसे पूछा कि पिछले कुछ दिनों में आकाश सर के साथ क्या क्या हुआ है, वह सारी बातें आपको बताऊं, इसीलिए मैंने यह बात आपको बताई। मारिया की बात सुनते ही अनिका की आंखों के सामने युगराज और रोहित के हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आने लगी। मान के पीछे युगराज और रोहित को छुप छुप कर बातें करते हुए अनिका ने अपनी आंखों से देखा था, मगर वही रोहित जब घर पर अनिका और उसके परिवार का ख्याल रखता था तो रोहित की आंखों में देखकर अनिका इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी
कि रोहित के मन में किसी भी तरह का कोई मेल था, मगर यहाँ सवाल लाखों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर का था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह किसकी बात माने और किसकी नहीं। अनिका अभी इस गहरी सोच में डूबी थी कि अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर उस नर्स का नंबर फ्लैश होने लगा जिसे अनिका ने श्रेया की जिम्मेदारी सौंपी थी। अनिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उस नर्स ने अनिका से कहा, मैडम, श्रेया मैडम कमरे से बाहर निकलना चाहती हैं। वह आकाश सर से मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आकाश सर को छोटी मोटी इंजरी हुई है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, मगर श्रेया मैडम जिद पकड़कर बैठी हैं कि वह अभी इसी वक्त आकाश सर से मिलना चाहती हैं। मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं उन्हें कैसे रोकूं। अगर उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा तो आकाश सर के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब से आकाश सर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, पूरे अस्पताल में जगह जगह पर मीडिया के लोग मौजूद हैं। आकाश सर के हेल्थ के बारे में हर छोटी मोटी डिटेल्स जानने के लिए वह अस्पताल में हर तरफ फैले हुए हैं, और फिर यहाँ आपके परिवार के कई लोग भी मौजूद हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें किस तरह से बाहर जाने से रोकूं। नर्स की बात सुनते ही अनिका ने नर्स को शांत करते हुए कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, श्रेया को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। कुछ देर बाद श्रेया की तेज सांसों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ने लगी। धीमी और कमजोर आवाज में श्रेया ने अनिका से पूछा, अनिका, कहाँ हो तुम और आकाश कहाँ है? मैं आकाश से मिलना चाहती हूँ। नर्स कह रही है कि आकाश के पाँव में चोट लगी है और उसे फ्रैक्चर हुआ है, मगर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। श्रेया की बात पूरी होते ही अनिका ने श्रेया से कहा, देखो, जरूर मैं तुम्हें आकाश से मिलने ले जाऊंगी, मगर इस वक्त मुझे आकाश की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। दरअसल हुआ यूं कि तुमने जब आकाश की कार को इतनी बुरी हालत में देखा तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पैनिक अटैक हुआ था, और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी प्रेगनेंसी अब तक 3 महीने की है। ऐसी हालत में इतना बड़ा शौक तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसी तरह इस बार हमने तुम्हारे होने वाले बच्चे को बचा लिया है, मगर अब तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आकाश भी यही कह रहा था कि मुझे, जब मैंने उसे कहा कि किस तरह उसके एक्सीडेंट पर तुमने रिएक्ट किया। अनिका की यह बात सुनते ही श्रेया की आवाज तेज हो गई। श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या कह रहा था आकाश, तुमने उससे बात की? अनिका ने भी झूठ मूठ मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, अरे बात की मतलब, मुझसे बेहतर डॉक्टर और कौन हो सकता है जो मेरे भाई का इलाज करे। उसका प्लास्टर बांधते वक्त जब मैंने उनसे बताया कि किस तरह उसकी कार की हालत देखकर तुमने रिएक्ट किया, तो उल्टा वो मुझे ही डांटने लगा। मुझसे कहने लगा कि मेरी ही वजह से तुम्हें इतना बड़ा शौक लगा। अनिका की बात सुनने के बाद कुछ देर तक श्रेया फोन पर खामोश रही। उसके बाद धीमी आवाज में श्रेया ने अनिका से कहा, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, मगर कहीं न कहीं मुझे तुम्हारी यह बात झूठ लग रही है। श्रेया ने जब यह बात कही, अनिका हैरान रह गई। अनिका ने अटकती हुई आवाज में श्रेया से पूछा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? श्रेया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आकाश कभी भी किसी भी चीज के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत भी बहुत करता है। मैं नहीं मान सकती कि आकाश ने तुम पर इस तरह के एलिगेंस डाले होंगे। श्रेया की बात सुनते ही अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका खुद नहीं जानती थी कि कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर बहने लगे थे। अनिका ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए श्रेया से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आकाश ने जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया था, मगर अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूं। मैंने नर्स को जो दवाई बताई है वह ले लो और कुछ देर आराम करो। मैं बस एक जरूरी काम निपटा कर वहां पहुंच रही हूं। श्रेया का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका काफी डिस्टर्ब लग रही थी। मारिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से कहा, मैडम, अचानक ही आकाश सर को क्या हो गया? मैडम, मुझे पक्का यकीन है कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। जरूर आकाश सर के एक्सीडेंट के पीछे किसी की साजिश है। मैडम, वह जो कोई भी है, आप उसे छोड़िएगा मत। मारिया की बात सुनने के बावजूद अनिका ने मारिया की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिका अपनी जगह से खड़े होकर सीधे केबिन से बाहर चली गई। अनिका कार ड्राइव करते हुए लगातार यही सोच रही थी कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता था। सब कुछ अनिका की आंखों के सामने साफ नजर आ रहा था, मगर फिर भी सब कुछ पूरी तरह से धुंधला था। एक तरफ अनिका का अपना भाई आकाश किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांस ले सकता था,
और दूसरी ओर अनिका के और आकाश के अपने थे, जिनमें से एक ने आकाश के एक्सीडेंट की साजिश रची थी। मगर अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि कौन था वह जिसे आकाश की मौत का सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता था। वहां युवराज अपनी जीप में सवार अपने लोगों और समर्थकों के नारों के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बनी एक पुरानी हवेली के मेन गेट पर पहुंचा। हाईवे से कुछ ही दूरी पर बनी ये बड़ी सी हवेली दमयंती देवी की पुश्तैनी हवेली थी और दमयंती देवी के गुजर जाने के बाद युवराज ने इसी हवेली को अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। हवेली के ठीक बाहर दमयंती देवी का एक बड़ा सा पुतला बनाया गया था, जिस पर युवराज के समर्थक फूलों की बारिश कर रहे थे। तभी युवराज के एक करीबी आदमी ने युवराज से कहा, भाई, आज आपकी माता और हमारे नेता दमयंती देवी की पुण्यतिथि है और देखिए हमारे समर्थक कितनी बड़ी तादाद में यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। देख लीजिए, तीसरी बार भी इलेक्शन में जीत आप ही की होगी। अपने आदमी के पीठ थपथपाते हुए युवराज ने समर्थकों के सामने अपने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में अपने बगल में खड़े अपने खास आदमी से कहा, अरे इस बार छोटी मोटी कुर्सी नहीं चाहिए। हमने इस बार तो ऐसी चाल चली है कि सीधे गृह मंत्री पद के लिए मुझे बुलावा आएगा। दमयंती देवी जिंदाबाद, युवराज बाबू जिंदाबाद के नारों के बीच रास्ता बनाते हुए युवराज अपने पुश्तैनी मकान में दाखिल हुआ। हवेली में हर तरफ काफी कड़क सिक्योरिटी तैनात की गई थी। युवराज हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा। हवेली में एक और मंजिल थी, जहां न तो युवराज का कोई खास आदमी और न ही कोई सिक्योरिटी वाला अलाउड था। युवराज पुरानी सी लग रही सीढ़ियों से होता हुआ हवेली की आखिरी मंजिल पर पहुंचा। उस मंजिल पर काफी कम रोशनी थी, हर तरफ मकड़ी के जाले और सूखे पत्ते बिखरे थे। युवराज धीमी कदमों से चलता हुआ एक बड़े से जंग लगे दरवाजे की ओर पहुंचा और धीरे से दरवाजे पर लगी एक बड़ी सी कुंडी खटखटाने लगा। कुछ देर बाद बड़ा सा जंग लगा दरवाजा खुला। एक 55-60 साल की औरत युवराज के सामने मुस्कुरा रही थी।